तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसमें हमने पालमपुर का परिचय पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने जाना था उत्पादन के साधनों के बारे में। तो उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 4 साधन। याद आ गया होगा ना? एक तो होता है भूमि, एक होता है पूंजी, एक होता है श्रम और लास्ट होता है उद्यमी। इन चारों को मिलाकर ही उत्पादन का संगठन होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पालमपुर की खेती के बारे में। तो आइए देखते हैं। बच्चों, खेती पालमपुर की प्रमुख क्रिया है, अर्थात यहाँ के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर करते हैं। जैसा कि हमने जाना था ये कि यहाँ की जनसंख्या के 75% लोग हैं वो खेती करते हैं और बाकी के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य क्रियाएं करते हैं, जैसे कि डेयरी, परिवहन, छोटे मोटे जो व्यवसाय होते हैं आदि। ठीक है बच्चों, तो पालमपुर में जो खेती है वो उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। 75% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं और बाकी जो 25% है वो गैर कृषि क्रियाएं, जिसका कि हम बात पहले भी विवेचन कर चुके हैं, वो 25% लोग करते हैं। तो जो खेती है वो किस पर की जाती है? वो भूमि पर की जाती है। और भूमि कैसी रहती है? भूमि रहती है स्थिर। तो इस स्थिर भूमि से हमें अधिक पैदावार प्राप्त करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए पालमपुर ने क्या किया? पालमपुर ने जो बंजर भूमि थी उसे कृषि योग्य बनाया और पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया। इसके अलावा जो भी नई भूमि थी कृषि योग्य बनाकर उस पर भी खेती की, जिससे कि वहाँ की पैदावार बढ़ सके। ठीक है बच्चों, तो 75% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। कृषि उत्पादन में मूलभूत कठिनाई ये है कि खेती के लिए जो प्रयुक्त भूमि है वो कैसी होती है? स्थिर होती है। गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलकर कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर ने स्थिर भूमि में और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए क्या किया? तो उसके लिए 2 प्रणालियां अपनाई गई। एक तो है बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा है आधुनिक कृषि विधि। ठीक है बच्चों, कि स्थिर भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने का क्या तरीका है? एक तो है भूमि उत्पादन कैसा होना चाहिए? अधिक। उसके लिए 2 प्रणाली, एक तो है बहुविध फसल प्रणाली और एक है आधुनिक कृषि विधि, जिन्हें कि हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें बहुविध फसल प्रणाली की, तो पालमपुर में क्या किया गया? पालमपुर ने किसी भी भूमि को बेकार नहीं छोड़ा, अर्थात जो भी भूमि थी वहाँ पर उसने कृषि की, ताकि कि कृषि उपज को वो बढ़ा सके। और उसने क्रॉप में भी मैनेजमेंट कर लिया। एक साल में कई फसलें उगाई, जैसे कि हम देखें कोई भी भूमि क्या की उसने? बेकार नहीं छोड़ी। समस्त भूमि पर उसने क्या किया? कृषि की। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? पालमपुर की। और स्थिर भूमि पर अधिक से अधिक फसल उगाई जाती है। कहाँ पर? पालमपुर में। अब उसने क्रॉप मैनेजमेंट कैसे किया? उसने वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगाई। खरीफ फसल में क्या आते हैं? ज्वार और बाजरा, और इसी को वो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग करने लगा। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर में वहाँ उगाई जाती है आलू की फसल, और इसके बाद जो शीत ऋतु आती है उसमें वहाँ उगाई जाती है रबी की फसल, जिसमें आती है गेहूँ। और वो गेहूँ जितना उनके काम आता है उतना वो काम में ले लेते हैं और शेष को वो जाकर बांस के व्यापारियों को बेच देते हैं। हमने पढ़ा था ना कि उसका आसपास के गांवों से भी क्या है? कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा भी क्या करते हैं? वो भूमि के एक भाग पर गन्ने की खेती करते हैं, जिसकी कि वर्ष में 1 बार कटाई होती है, और उस गन्ने को या फिर उसको गुड़ के रूप में कन्वर्ट करके वो शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं? अपनी क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं। एक ही साल में कई फसलें लेते हैं। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। वर्षा ऋतु में क्या उगाते हैं? खरीफ की फसल, जिसमें आती है ज्वार बाजरा, उसी को वो पशु के चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में आलू, शीत ऋतु में रबी की फसल अर्थात गेहूं। भूमि के एक भाग पर क्या करते हैं? गन्ने की खेती हम बात कर चुके हैं, जिसकी वर्ष में 1 बार कटाई होती है। और गन्ने को कच्चा या गुड़ के रूप में वो किसको बेच देते हैं? शाहपुर के व्यापारियों को। ठीक है, तो इस प्रकार से
जो फसल है, वर्ष में कई फसलों का उत्पादन करना, एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? बहुविध फसल प्रणाली। समझ में आ गया कि वर्ष में एक फसल ना उगाकर कई फसलों को उगाना ही क्या कहलाएगा? बहुविध फसल प्रणाली। जैसा कि पालमपुर में करते हैं, हमने पढ़ा ना कि शीत ऋतु में अलग फसल, वर्षा ऋतु में अलग फसल, इसके अलावा भी गन्ना अलग, इसके अलावा आलू अलग। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली, अर्थात इसको इंग्लिश में मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहते हैं। तो ये बात थी बहुविध फसल प्रणाली की। ठीक है बच्चों, अब हमने दूसरी चीज़ क्या देखी थी? आधुनिक कृषि विधियाँ। तो पालमपुर में आधुनिक कृषि विधियाँ क्या क्या काम में ली जाती है और ये क्या होती है? तो आधुनिक कृषि विधियों में आते हैं बच्चों बीज। बीज भी कैसे? उन्नत किस्म के बीज, बिजली, सिंचाई, आधुनिक जो भी मशीनरी है, जैसे कि हम बात करें थ्रेशर, इसके बाद ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आधुनिक जो कृषि विधि है उसमें। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ पर है कि आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके भी उपज को बढ़ाया जा सकता है। हमें उपज को बढ़ाने के दो तरीके मालूम है, एक तो बहुविध और दूसरा है आधुनिक कृषि विधि। आधुनिक कृषि विधि में आते हैं HYV बीज, अर्थात अधिक उपज देने वाले बीज, या HYV बीज होते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिक उपज देने वाले बीज। बिजली, सिंचाई, आधुनिक मशीनरी में थ्रेशर, ट्रैक्टर आदि, इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। तो अब हम आते हैं पालमपुर में। तो पालमपुर में क्या क्या है? तो पालमपुर में बिजली की सुविधा है। ठीक है बच्चों, जिसके फलस्वरूप सिंचाई की सुविधा भी हुई है। जब वहाँ बिजली नहीं थी तो क्या करते थे वहाँ के लोग? कुओं से रहट के द्वारा क्या निकालते थे? पानी। उसमें श्रम भी बहुत अधिक लगता था और बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई हो पाती थी, जिसके फलस्वरूप उपज भी क्या थी? बहुत कम थी। अब जब से वहाँ बिजली आई तब से वहाँ सिंचाई होने लगी, वो भी किसके द्वारा? नलकूपों के द्वारा, और इससे गांव के बहुत अधिक क्षेत्र में जो खेत है वहाँ पर सिंचाई होने लगी, जिससे फसलों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी बिजली और सिंचाई की, कि पालमपुर में बिजली और सिंचाई की सुविधा आई। बिजली का प्रभाव सिंचाई सुविधा पर पड़ा। जैसा कि हमने भी कहा, बिजली से चलने वाले नलकूपों से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। हमने अभी बात की थी कि आधुनिक कृषि विधि में आते हैं बीज, और बीज भी कौन से? HYV बीज, अर्थात अधिक उपज देने वाले बीज। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हाई यील्ड सीड्स। अब ये किस प्रकार के बीज होते हैं और ये परंपरागत जो बीज हैं उनसे किस प्रकार से अलग हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि परंपरागत बीज और आधुनिक बीज दोनों में क्या अंतर है, वो हम यहाँ देखेंगे। आधुनिक बीज, जिसे कि दूसरा नाम दिया है HYV बीज, क्योंकि ये अधिक उपज देने वाले बीज हैं। तो इनका प्रयोग, जो अधिक उपज देने वाले बीज हैं, इनका प्रयोग 1960 के बाद हुआ, अर्थात जब हमारे देश में हरित क्रांति आई उसके बाद ही इनका प्रयोग शुरू हुआ। जबकि पारंपरिक बीजों का प्रयोग पहले से 1960 के पहले से इन्हीं का प्रयोग हो रहा था। तो आप देख पा रहे हैं पारंपरिक बीज और HYV बीज दोनों में क्या है, अंतर है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या बताइए अंतर। तो आप इस तरीके से इसका अंतर बता सकते हैं कि इसका प्रयोग तो 1960 तक था और इसका 1960 के बाद हरित क्रांति के बाद से शुरू हुआ। अब जो पारंपरिक बीज है वो उपज तो क्या देते हैं, कम। भाई हमने बात की थी कि 1960 जो हरित क्रांति है उसके बाद ही गेहूं की पैदावार या अन्य फसलों की पैदावार बढ़ी, क्योंकि ये अधिक उपज देने वाले बीज है, तो इससे उसी भूमि पर अधिक उपज प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब जो तीसरा अंतर क्या है, जो पारंपरिक बीज है उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कम सिंचाई में भी काम चल जाता है, क्योंकि उपज भी कैसे देते हैं, वो कम। जबकि HYV बीज में पानी की आवश्यकता अधिक होती है। पारंपरिक बीज में कम सिंचाई की आवश्यकता, जबकि HYV बीजों में अधिक पानी की आवश्यकता। अब जो पारंपरिक बीज हैं वो गोबर और प्राकृतिक खादों का प्रयोग उसमें किया जाता है, जबकि HYV बीज में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तभी तो अधिक उपज दी जाती है। ठीक है बच्चों,
पारंपरिक बीज में गोबर और अन्य प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जबकि HYV बीज रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। जो पारंपरिक बीज हैं वो किसानों के लिए सस्ते भी होते हैं, क्योंकि वो यहाँ वहाँ से अपने दूसरे किसानों से भी मैनेज कर लेते हैं, जबकि जो HYV बीज है वो किसानों के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत सारी मशीनरीज भी लगानी होती है, जैसे हमने बात किया रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ये भी उनको यूज़ करने होते हैं। इसके लिए किसानों को लोन भी लेना पड़ता है, तो इस प्रकार ये किसानों के लिए काफ़ी महंगे होते हैं। तो अगला अंतर क्या है, पारंपरिक बीज किसानों के लिए क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, जबकि HYV बीज किसानों के लिए कैसे होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पारंपरिक बीज और HYV बीजों में अंतर। तो हमारे जो देश है उसमें पारंपरिक बीज 1960 से पहले काम में लिए जाते थे और 1960 के बाद HYV बीज काम में लिए जाते हैं, जिनसे कि पैदावार बहुत अधिक हुई है। तो हमारे देश में जो आधुनिक कृषि विधि है जिसमें कि आते हैं, हमने बात की अभी कि उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक मशीनरी जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, रासायनिक उर्वरक, बिजली, सिंचाई, कीटनाशक, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो कहाँ किया गया, हमारे देश में किया गया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में किया गया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर पैदावार बहुत अधिक हुई। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, इनका प्रयोग किया, किसके लिए, कटाई के लिए, जुताई के लिए, तो इसका इनको फल भी प्राप्त हुआ और यहाँ पैदावार बहुत अधिक हुई। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि विधियों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया, जिसे जुताई व कटाई के लिए मशीन खरीदी, जिससे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, कि किस प्रकार से भारत के इन राज्यों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया गया। अब हम क्या बात कर रहे थे, पालमपुर के बारे में। तो पालमपुर में भी रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, HYV बीज, इनका प्रयोग किया गया। तो इसका क्या परिणाम हुआ, तो पालमपुर में जो पारंपरिक बीज जब प्रयोग किया जाता था तो वहाँ पैदावार थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर पारंपरिक बीज के द्वारा। अब जब इन्होंने HYV बीज काम में लिए तो इनकी पैदावार दुगने से भी अधिक हो गई, अर्थात हो गई 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर। आप देख पा रहे हैं HYV बीज के द्वारा कितनी हुई, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कहाँ पर, पालमपुर में। तो अब ये क्या करने लगे, जितना गेहूं काम में आता उनका उतना रख लेते, बाकी को ये बेचने लग गए, जिससे इनका मुनाफा भी बढ़ा। अर्थात इन्होंने स्थिर भूमि में ही अपनी पैदावार को बढ़ा लिया, जो कि हमने दो तरीके बताए थे, बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि विधियाँ। ठीक है बच्चों, अब ये जो आधुनिक कृषि विधियाँ क्या भूमि के लिए सही है, क्या भूमि इनको धारण कर सकती है, नहीं, क्योंकि आधुनिक कृषि विधियों में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ये पौधों को तुरंत मिल तो जाते हैं, जिससे पौधे तो पनप जाते ही हैं, लेकिन जब ये पानी में मिलकर जाते हैं तो नदियों, तालाबों, सागरों में पहुंचकर उनको क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा ये रासायनिक उर्वरक यदि बहुत अधिक मात्रा में यूज़ लिए जाते हैं, अर्थात इनका लगातार प्रयोग किया जाता है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। भूमि कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है, जैसा कि हम भारत के कई राज्यों में देख भी पा रहे हैं कि अधिकांश राज्यों में बहुत अधिक यूज़ होने से वहाँ की उर्वरता शक्ति क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसके अलावा जो ये आधुनिक कृषि विधि है उसमें बहुत अधिक सिंचाई की गई, पानी का ओवर यूज़ किया गया, जिससे कि भूमि का जल स्तर एकदम नीचे चला गया। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है वो आधुनिक कृषि विधियों में किया गया, जिससे बहुत अधिक नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो दोबारा जीवित नहीं हो सकते, पुनर्जीवित नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत सालों में बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि आधुनिक कृषि विधियों के क्या हानिकारक प्रभाव पड़े हैं। हमने बात की कि आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया है,
बहुत अधिक दोहन किया है। उर्वरकों के बहुत अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या हो गई है, कम हो गई है। नलकूपों से अत्यधिक सिंचाई की गई तो इससे क्या हुआ, भूमि का जल स्तर बहुत कम हो गया है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, इससे भूमिगत जल स्तर कम हो गया है। जैसे कि हमने बात की कि प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन यदि किया जाता है तो ये पुनर्जीवित बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि इनको बनने में भी तो बहुत टाइम लगता है। तो यही बात है कि मिट्टी की उर्वरता और भूमिगत जल को यदि एक बार नष्ट होने के बाद पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। आया बच्चों समझ में? तो ये आधुनिक कृषि विधियां काम में तो ली जाए, लेकिन कैसे काम में ली जाए, इनको लिमिटेड काम में लिया जाए, उपज को बढ़ाया तो जाए, लेकिन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम मात्रा में किया जाए। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि भूमि इनको धारण नहीं कर पाती, इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति और भूमि का जल स्तर दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों पालमपुर में खेती। हमने ध्यान दिया कि किस प्रकार से पालमपुर में खेती की जाती है, किस प्रकार से कौन कौन सी विधि, हमने बात की ना 2 विधि, बहुविध फसल प्रणाली वो भी अपनाई जाती है और आधुनिक कृषि विधि भी अपनाई जाती है, जिससे कि पालमपुर में जो उपज है और पैदावार है वो बहुत अधिक बड़ी है। और इसी को यदि हम हमारे देश के गाँवों के संदर्भ में देखें, हरित क्रांति में देखें, तो हरित क्रांति में इसी प्रकार से हुआ है और हमारे भारत में फसल और उपज दोनों ही बड़ी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पालमपुर में खेती। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है कि पालमपुर में खेती किस प्रकार से विभाजित की गई है, अर्थात भूमि को किस किस वर्ग को कितना कितना दिया गया है और श्रम की व्यवस्था कैसे की गई है। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें नोट कीजिए, इनको याद कीजिए। जो कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, तो आपको ज़रूर से आ जाएगी। और हाँ, इन सब चीज़ों में से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको अपने दिमाग में ज़रूर फीड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछे जा सकते हैं ना। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।